नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने आज लेकर आई हूँ फांसीवाद और साम्यवादी विचार। आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे बच्चों कि फांसीवाद क्या है, साम्यवाद क्या है और इनके बीच में अंतर और समानताओं को हम देखेंगे। बच्चों, फांसीवाद और साम्यवाद के बीच मुख्य अंतर यह है कि फांसीवाद को राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली तानाशाह द्वारा एक कट्टरपंथी और सत्तावादी शासन होना प्रमुख माना गया है, जबकि साम्यवाद को उत्पादन के सामाजिक स्वामित्व के माध्यम से सामाजिक वर्ग विभाजन को मिटाने के लिए एक अधिनायकवादी शासन प्रमुख माना गया है। फांसीवाद और साम्यवाद दो राजनीतिक दर्शन हैं। रुडोल्फ हिटलर के तानाशाही शासन के तहत फांसीवाद जर्मनी में प्रमुखता से उभरा और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में फैल गया। तुलनात्मक रूप में यदि हम देखें तो साम्यवाद का नेतृत्व कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा फांसीवाद के उदय से पहले ही हो चुका था। इसलिए ये दोनों अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दो अलग अलग मोड़ हैं, दो अलग अलग राजनीतिक दर्शन हैं। साम्यवाद में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का पूर्ण नियंत्रण है, जबकि व्यवसाय मुख्य रूप से फांसीवाद में निजी होता है। राज्य उत्पादों के आउटपुट और निवेश को निर्धारित करता है। बच्चों, इस वीडियो में हम इन क्षेत्रों को कवर करेंगे। फांसीवाद क्या है, इसकी परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य, साम्यवाद की भी परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य और इन दोनों के बीच में समानताएं और अंतर को हम देखेंगे। फांसीवाद क्या है? फांसीवाद एक राजनीतिक दर्शन है बच्चों, एक विचारधारा है जो अधिनायकवादी या तानाशाही शासक की वकालत करता है। यह निर्णय अक्सर कट्टरपंथी होता है। आंतरिक सामाजिक उथल-पुथल से बचने के लिए विपक्ष और समाज और अर्थव्यवस्था के मजबूत उत्थान के लिए ये जबरन दमन होता है। इटली में मुसोलिनी द्वारा शुरू की गई और हिटलर जैसी अन्य अग्रणी हस्तियों द्वारा 20वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद यह दर्शन अस्तित्व में आया। इस प्रकार फांसीवाद में एक करिश्माई नेता का पूर्ण अधिकार होता है और वह राज्य का प्रतीक होता है। कोई चुनाव प्रणाली नहीं होती है, इसलिए सलाहकार और अन्य सरकारी कर्मियों को आमतौर पर चुनाव के बजाय योग्यता के आधार पर चुना जाता है। मुसोलिनी ने 3 मुख्य स्तंभों के तहत फांसीवाद का दर्शन का वर्णन किया है। राज्य में सब कुछ है, इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार सर्वोच्च होती है और देश में सब कुछ सत्तारूढ़ निकाय के अनुरूप ही होना चाहिए, जैसे कि एक तानाशाह। राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, अर्थात देश का विकास होना चाहिए और सरकार के पास हर मानव जमा होना चाहिए, मतलब हर मानव के द्वारा किए गए कार्य का आउटपुट राज्य के पास या सरकार के पास जमा होना चाहिए। तीसरा, राज्य के खिलाफ कुछ भी नहीं, सरकार से किसी भी प्रकार की पूछताछ बर्दाश्त नहीं की जाएगी इसमें, और यदि कोई सरकार का विरोधी होता है, उसकी से उनके कार्यों से सहमत नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को मार दिया जाता है या उसको मरना होता है। क्यों? क्योंकि बाकी अच्छे नागरिकों के दिमाग जो हैं दागी नहीं हो और उनके दिमागों में इस प्रकार की सोच विद्यमान नहीं हो। इस प्रकार फांसीवाद हर कीमत पर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। फांसीवाद में मूल सिद्धांत राष्ट्रों को मजबूत, शक्तिशाली और सफल बनाना होता है। इसलिए फांसीवाद एक राष्ट्र की भलाई के लिए एकमात्र आवश्यकता के रूप में राष्ट्रीय ताकत पर जोर देता है। इसी तरह इस विचारधारा को बढ़ावा देने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सैन्य और हिंसक योजनाओं का भी उपयोग होता है। फांसीवाद या दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारों में यह एक प्राथमिक सिद्धांत होता है। इस प्रकार हर फांसीवादी शासक का एक लक्ष्य पूरी दुनिया पर राज करना होता है, मतलब ये एक अंतिम लक्ष्य होता है कि यह धीरे धीरे पूरी दुनिया पर राज करे। एक फांसीवादी प्रतीक के रूप में हम देखें, लकड़ी की एक छड़ के एक बंडल में, मतलब लकड़ी की छड़ जो होती है या लकड़ी की जो डंडी होती है, उन डंडियों से बंधा हुआ एक बंडल और एक कुल्हाड़ी जो दंड के माध्यम से जीवन या मृत्यु पर शक्ति का प्रतीक है। कहने का मतलब क्या हुआ? लकड़ियों का एक गट्ठर, जिस गट्ठर में क्या बंधी हुई है? एक कुल्हाड़ी बंधी हुई है, और उस कुल्हाड़ी
क्या प्रतीक हो रही है? वो कुल्हाड़ी, ये प्रतीक बता रही है, ये प्रतीकता का चिन्ह बता रही है कि उसने इन सभी लकड़ियों की छड़ों को अपनी कुल्हाड़ी के माध्यम से, मतलब शक्ति के माध्यम से एकीकृत कर रखा है, एकताबद्ध कर रखा है। इसके अलावा फांसीवादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक हिंसा, युद्ध और साम्राज्यवाद राष्ट्रीय कायाकल्प प्राप्त करने के साधन हैं। इसलिए सैन्यवाद या सैन्य कार्यों के उपयोग को इन फांसीवादी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एकमात्र साधन माना जाता है। खासकर विषयों को आज्ञाकारी और ढांचे के भीतर रखने के लिए नतीजतन कम आंतरिक सामाजिक विद्रोह और क्रांतियों का होता है। इसी तरह चूंकि यह एक सत्तावादी शासन है, इसलिए विपक्षी राजनीतिक दल या चुनाव नहीं होते, मतलब विपक्षी पार्टीज नहीं होती और ना ही चुनाव होते हैं, और यहाँ पे किसी को विद्रोह करने का या क्रांति करने का कोई अधिकार नहीं होता है। अब हम देखते हैं साम्यवाद क्या है। साम्यवाद एक राजनीतिक दर्शन है, ये भी एक विचारधारा है जो समुदाय के बीच उत्पादन और लाभ के समान वितरण के माध्यम से सामाजिक समानता की वकालत करता है, और ये कहता है कि उत्पादन के साधनों पर और उत्पादन के वितरण के साधनों पर सामाजिक समानता या सभी को सब कुछ प्राप्त होना चाहिए, इसकी वकालत वह करता है। इससे अंततः मजदूर वर्ग को सशक्त बनाकर सामाजिक वर्ग विभाजन को कम करके समाज में समानता लाने का प्रयास करता है। इसलिए यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन उसको उतना ही मिलेगा जितनी उसकी आवश्यकता है, इससे अत्यधिक उसे नहीं मिलेगा। कम्युनिज्म शब्द को सबसे पहले 1770 में फ्रांस के दार्शनिक विक्टर डी हुपे ने अपनी पुस्तक प्रोजेक्ट डी कम्युनिस्टे दार्सेफे में गढ़ा था। इसलिए कम्युनिज्म को एक राजनीतिक और साथ ही एक आर्थिक दर्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो मध्य में अस्तित्व में आया था, और 19वीं सदी में यह दर्शन कार्ल मार्क्स और एंगेल्स द्वारा विशेष रूप से विकसित किया गया। अब देखते हैं, ये चित्र में हमने दिखाया है एक साम्यवाद का प्रतीक चिन्ह। इसके अलावा उत्पादन और भूमि का यह सामान्य स्वामित्व भी राज्य की मजबूत शक्ति को रोक देता है। इस प्रकार साम्यवाद में अंतिम लक्ष्य राज्य की प्रगति के लिए सामाजिक वर्गों की अनुपस्थिति, उत्पादन के सामान्य स्वामित्व द्वारा संरचित कम्युनिस्ट समाज की स्थापना करना होता है। इसलिए साम्यवाद को पूंजीवाद के खिलाफ विकसित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की स्थापना करके श्रमिक वर्ग को सशक्त बनाया जाए, मतलब सामाजिक स्वामित्व की स्थापना की जाएगी और पूंजीपतियों को दबाया जाएगा और श्रमिक वर्गों को सशक्त बनाया जाएगा। तदनुसार बाजार और व्यापार में सरकार का उच्च हस्तक्षेप होता है। फांसीवाद और साम्यवाद के बीच में हम समानताएं देखें तो फांसीवाद और साम्यवादी सरकारें जो हैं वो लोकतांत्रिक रूप लिए हुए हैं, अर्थात फांसीवाद सत्तावादी है और तानाशाही शासन का प्रतीक है, और साम्यवादी जो है वो अधिनायकवादी सरकार का प्रतीक है। दोनों में एक ही पार्टी यानी एक ही दल की सरकार होती है। दोनों सामाजिक वर्ग भेद को समाप्त करते हैं, हालांकि इसके पीछे मंशा बदलती रहती है। अब हम अंतर को देखें साम्यवाद और फांसीवाद में। परिभाषा के आधार पर हम देखते हैं कि फांसीवादी तानाशाही, शक्ति विपक्ष का जबरन दमन और समाज और अर्थव्यवस्था के मजबूत रेजिमेंटेशन की विशेषता एक कट्टरपंथी और सत्तावादी शासन को देखता है, जबकि दूसरी ओर साम्यवाद एक राजनीतिक और आर्थिक दर्शन है जो सामाजिक समानताओं को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन के सामान्य स्वामित्व पर जोर देता है। ये फांसीवादी और साम्यवाद के बीच बुनियादी अंतर दिखाई देता है कि फांसीवादी जो विचारधारा है वो तानाशाही का प्रतीक है, तानाशाही यानी शक्तिशाली तानाशाही का प्रतीक है, विपक्ष का जबरन दमन कर दिया जाता है और समाज और अर्थव्यवस्था के मजबूत रेजिमेंटेशन की विशेषता एक है कट्टरपंथी और सत्तावादी शासन। जबकि साम्यवाद में क्या होता है, साम्यवाद में एक राजनीतिक और आर्थिक दर्शन है ये, और इसमें सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन की वितरण की प्रणाली पर
सामान्य स्वामित्व पर जोर दिया जाता है, यानी सामाजिक स्वामित्व पर जोर दिया जाता है, जिससे कि समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं उनमें आपस में सभी लोग जो है बराबर हों, मतलब समानता पर बल देता है वह। लक्ष्य के रूप में हम देखें तो फासीवाद का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता बनाना है और एक स्थिर और व्यवस्थित समाज को बनाए रखना है, जबकि साम्यवाद का उद्देश्य क्या है? उत्पादन के सामाजिक स्वामित्व के माध्यम से सामाजिक समानता स्थापित करना। अर्थव्यवस्था का सरकारी नियंत्रण के रूप में अंतर देखें तो फासीवाद और साम्यवाद के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है अर्थव्यवस्था का। उत्पादन के साधन मुख्य रूप से निजी होते हैं फासीवाद में, और स्वामित्व भी फासीवाद का यानी सरकार का ही होता है और ये राज्य द्वारा निर्देशित होता है, जबकि उत्पादन जो है फासीवाद में राज्य द्वारा निर्देशित होता है। जबकि साम्यवाद में क्या होता है? साम्यवाद में संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है सरकार के नियंत्रण में होती है। सिद्धांतों के रूप में अगर अंतर देखें तो संबंधित दर्शन के सिद्धांत फासीवाद और साम्यवाद के बीच में अंतर रखते हैं। फासीवाद को चरम राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, नस्लवाद और सामाजिक डार्विनवाद जैसे सिद्धांतों की विशेषता लिए हुए है, जबकि साम्यवाद की विशेषता है आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों से है, जैसे कि उत्पादन का सामान्य स्वामित्व और सामाजिक वर्ग का निषेध और लिंग और सभी लोगों के बीच में समानता। हर सभी प्रकार के लोगों के बीच में, चाहे वह वर्ग के आधार पर हो चाहे लिंग के आधार पर हो, सभी के बीच में समानता की बात साम्यवाद करता है। हिंसा और सैन्य कार्यवाही का उपयोग के अंतर्गत हम देखें तो राष्ट्रवाद का कायाकल्प करने के लिए फासीवाद में सैन्य कार्यों के माध्यम से हिंसा एक आवश्यकता हो सकती है, जबकि कम्युनिज्म में हिंसा को एक आवश्यकता नहीं माना गया है। शासक फासीवाद के पास एक कट्टरपंथी और एक सत्तावादी नेता होता है जो श्रेष्ठ है, और जबकि साम्यवादी सिद्धांत में कोई नेता या शासक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सभी को समान माना जाता है। इसमें जो लोग होते हैं, जो समाज होता है, वही सर्वोच्च होता है। सामाजिक भेदभाव, फासीवाद ने लोगों को मात्र विषयों के रूप में मानने के अलावा पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को भी मजबूती दी है, जो शासक के लिए आज्ञाकारी होने चाहिए। इसके अलावा नस्लवाद फासीवाद में भेदभाव का सिद्धांत है, जबकि साम्यवाद में किसी भी सूरत में लोगों का कोई विभाजन नहीं है, सब समान है। अग्रणी व्यक्तित्व के रूप में हम देखें तो इटली के बेनिटो मुसोलिनी, जर्मनी के रूडोल्फ हिटलर, स्पेन के फ्रांसिस्को फ्रैंको, अर्जेंटीना के जुआन पेरॉन और फासीवाद में व्यक्तियों का नेतृत्व उन्होंने किया है। और कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और विक्टर डी हुपे साम्यवादी व्यक्तित्व में उन्होंने नेतृत्व किया है। निष्कर्ष रूप में हम देखें तो बच्चों, फासीवाद और साम्यवाद दो प्रतिष्ठित राजनीतिक दर्शन है और 19वीं और 20वीं सदी के दौरान ही ये यूरोप में इन विचारधाराओं का प्रचार प्रसार हुआ। भले ही उनके पास समान लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली हो, लेकिन समान लोकतांत्रिक सरकारी प्रणाली हो, लेकिन फासीवाद और साम्यवाद के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। फासीवाद और साम्यवाद के बीच में जो अंतर हमने देखा, वह फासीवाद को राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली तानाशाह द्वारा एक कट्टरपंथी और सत्तावादी शासन प्रमुख मानता है, जबकि साम्यवाद को उत्पादन के सामाजिक स्वामित्व के माध्यम से सामाजिक वर्ग विभाजन को मिटाने के लिए एक अधिनायकवादी शासन प्रमुख मानता है। मतलब फासीवाद में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए सरकार शक्तिशाली तानाशाह हो सकती है, कट्टरपंथी हो सकती है, सत्तावादी हो सकती है, लेकिन साम्यवादी शासन में उत्पादन के साधन, उत्पादन की वितरण की प्रणाली पर समाज का स्वामित्व यानी सामाजिक वर्ग का स्वामित्व होता है, जिससे कि समाज में क्या स्थिति हो, समाज में समानता स्थापित हो, अर्थात अधिनायकवादी जो शासन है यहाँ पे प्रमुख होता है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि फासीवाद और साम्यवाद में अंतर आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे नए विषय को लेकर के आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।